हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 226 निहाल कहाँ गया। श्रेया ने अब निहाल की खोज शुरू कर दी थी। वैसे तो वो वंश को साथ में ही डिनर कराती जा रही थी, पर जितने लोग अब वंश को श्रेया के साथ देखकर पहचानने लगे थे वो सभी वंश को अब अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम हो। श्रेया वंश को इन नजरों से आज तक दूर रखती हुई आई थी और आगे भी उसका यही करने का इरादा था। लेकिन आज वो यहाँ बबली और निहाल के साथ आई थी और उन्हीं के साथ वापस जा सकती थी। श्रेया ने इसलिए वंश का डिनर करवाने के बाद बबली के पास जाकर कहा, लिसन, मुझे घर लौटना है। अब मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, और वैसे भी मेरे यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया है ना। मैंने आज वंश को बेबे से मिलवा दिया और उसे उनकी जिंदगी का हिस्सा भी बना दिया है ऑफिशियली। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमें घर जाना है। बबली ने श्रेया की बात सुनते ही इधर उधर देखना शुरू किया, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो, और फिर उसने कहा, हाँ वैसे निहाल कहाँ है? वो आज तुझे घर ड्रॉप करने वाला था ना। नहीं, मतलब मेरा डिनर अब भी चल रहा है, और मैंने तो सोचा था कि यहाँ रुककर नताशा और रौनक की शादी का मजा भी कुछ देर और देख लूंगी। इसलिए अगर तुझे जल्दी जाना है तो निहाल तुझे ड्रॉप कर देगा ना। हाँ वो तो कर देगा, लेकिन उसके लिए निहाल को पहले मेरे सामने आना होगा ना। जब से हम यहाँ आए हैं मैंने उसे देखा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मुझे इस पार्टी में भेजने के लिए ही खुद भी तैयार होकर आ गया था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस पार्टी को बहुत पहले ही छोड़कर अकेला जा चुका है। ये बात जैसे ही श्रेया के जहन में आई, उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और निहाल को कॉल करने लगी। निहाल का फोन भी अब कई बार बजा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। श्रेया काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी निहाल के इस बिहेवियर से, लेकिन वो आखिर कैसे ढूंढती उसे। इसलिए श्रेया ने सोचा कि उसे बबली के ही डिनर के खत्म होने का इंतजार करना होगा, या तो फिर अपने लिए एक टैक्सी बुला लेनी होगी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात थी कि आखिर निहाल गया तो गया कहाँ। ऐसे कैसे वो एक पार्टी में आकर गायब हो सकता था और उस पर अपना फोन भी नहीं उठा रहा था वो। श्रेया को इस पूरे किस्से में कुछ तो गड़बड़ सा ही लग रहा था। उसके इंट्यूशन ने उसे कहा कि उसे कुछ देर और यहाँ रहकर निहाल का इंतजार कर लेना चाहिए। श्रेया ने अब रिश्तेदारों के उस झुंड को देखना बंद कर दिया जो अब भी वंश की तरफ उंगलियों से इशारा कर रहे थे, बल्कि श्रेया ने वंश को अपनी गोद में उठा लिया और उससे बातें करने लगी। वंश, सच सच बताओ, क्या किया तुमने जब तुम अकेले घूम रहे थे? क्या तुम पूरे समय उस ढोलक वाले के पास ही थे? हाँ मम्मा। नहीं मम्मा। ये हाँ मम्मा। नहीं मम्मा, क्या होता है? तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि कोई बात है जो तुम अपनी मम्मा से छुपा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है बेटा? तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो और मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। पर वंश ने अब स्टेज पर बैठी नताशा को देखकर कहा, मम्मा, मैंने उस आंटी को पहले भी कहीं देखा है ना। वो आंटी हमारे घर आई थी क्या? श्रेया ने जब देखा कि वंश नताशा की तरफ इशारा कर रहा है तो उसे काफी बुरा लगा। हाँ बेटा, वो तुम्हारी मासी है, जैसे बबली आंटी है ठीक उसी तरह। ओ वाओ, लेकिन वो आंटी कितनी सुंदर दिख रही है ना। मम्मा, मैं उन्हें जाकर ये बोल के आऊं कि वो बहुत सुंदर दिख रही हैं। नहीं बेटा, वो आंटी इस वक्त बिजी है, उन्हें थोड़ा काम है, इसलिए आप ये बाद में करना, ओके? लेकिन क्यों मम्मा? मुझे तो वो आंटी बिल्कुल भी बिजी नहीं दिख रही। देखो ना, कोई भी उनसे बातें नहीं कर रहा है। श्रेया ने कुछ देर और वंश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो श्रेया ने उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया और उसे अपने मन की कर लेने दी। ये देखकर बबली भी श्रेया पर काफी प्राउड हुई और उसने कहा, सही तो है ना श्रेया, हम अपनी दुश्मनियां या भेदभाव ना जाने क्यों अपने बच्चों को भी विरासत में दे देते हैं, जबकि उनमें एक नए समझौते की गुंजाइश भी होती है। वो चाहे तो उन्हीं रिश्तों को काफी संजीदा तरह से निभा सकते हैं और एक नई कोशिश भी कर सकते हैं, पर हम हैं कि हम उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो हमेशा सही करें और कभी गलत दिशा में ना जाएं। ये सब एक्सपेक्टेशन हमें छोड़ ही देना चाहिए। हम सही कहा तूने।
पर मैं सिर्फ वंश को किसी भी तरह की चोट से, खासकर मानसिक चोट से बचाने की कोशिश में हूँ। वो देखो नताशा के पास पहुंच भी गया। श्रेया ने दूर से देखा कि नन्हा सा वंश अब स्टेज पर अकेले ही चढ़ गया था और उसने ना जाने कहां से एक गुलाब का फूल भी उठा लिया था, जो अब उसने नताशा को देते हुए कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो मासी। मासी। नताशा वंश को जानती तो थी, लेकिन उसके द्वारा मासी बुलाए जाने पर वो हैरान थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी मासी हूँ? मम्मा ने कहा। भोले से वंश ने तुरंत उंगली का इशारा करके श्रेया की तरफ दिखा दिया और बताया कि कैसे उसकी माँ ने उसे बताया है कि उसका यहाँ पर किससे क्या रिश्ता है। नताशा वंश से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी, लेकिन शायद ये आज श्रेया का नताशा की मदद करना था, या फिर किसी ममता का प्रतीक कि नताशा ने वंश को बड़े प्यार से थैंक यू कह दिया और फिर अपना मुंह मोड़ लिया। श्रेया ने बाद में महसूस किया कि जब वंश नताशा से मिलने गया था तो श्रेया ने अपनी सांसें रोकी हुई थी और वो काफी टेंस थी। उसकी पीठ थपथपाते हुए बबली ने उसे काम करने की कोशिश की, पर जब तक वंश उसकी गोद में लौट नहीं आया तब तक श्रेया टेंशन में ही थी। और वंश के आने के बाद भी श्रेया को उसी बात ने फिर से सताना शुरू कर दिया। कहाँ है निहाल? आफ्टर ऑल वो हमें यहाँ लाकर अकेला कैसे छोड़ सकता है? दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। बबली ने इस बात को सुनकर बड़ी ही कैजुअली कह दिया। हाँ, लेकिन ही डज नॉट ओ यू एनीथिंग श्रेया, इसलिए वो अपनी मर्जी का मालिक है। तुम इस पार्टी में आए हो और वो भी किस हक से तुम उसे बुला रही हो, जरा ये बताना। बबली श्रेया और निहाल को एक साथ होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए अक्सर वो श्रेया को ये याद दिलाया करती थी कि उसे निहाल को और भी सीरियसली लेना चाहिए। बबली वो वंश का पिता है ना? तो फिर उसकी तरफ उसका कोई फर्ज है कि नहीं? मैंने उसे अपने लिए यहाँ ना बुलाया था और ना ही अब मैं उसे अपने लिए कहीं जाने को कहूंगी, लेकिन वंश को यहाँ परेशानी हो रही है। ऐसे में तो मुझे ये पूछने का हक है ना कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इतने में ही बबली ने श्रेया की पीठ के पीछे देखते हुए कहा, ओह तुम आ गए, शायद तुम्हारे पास कोई जवाब हो श्रेया की बात का। श्रेया को इस बात की खुशी हुई कि निहाल अब वापस आ चुका था। उसका चेहरा अपने आप ही खिल गया, भले ही वो गुस्से में थी, लेकिन जब श्रेया ने पीछे पलटकर निहाल की जगह अर्नव को खड़े हुए पाया तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। ओ तुम जानते हो कि निहाल कहाँ है? अर्नव ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए कहा, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ उनके असिस्टेंट की तरह नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपनी डेट से मिलने आया हूँ। हेलो भविका जी। अब अर्नव श्रेया के बगल से हटकर बबली के पास चला गया और उसने बबली को बहुत ही हिचकिचाते हुए एक हक किया। ये साफ दिख रहा था कि अर्नव अब भी हमेशा की ही तरह बबली के आसपास काफी शाय है। ओह हाँ, तुम दोनों तो, सॉरी मैं भूल ही गई थी, क्योंकि हम निहाल को ढूंढ रहे थे, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे सबसे पहले इसी का ख्याल आया। श्रेया ने अर्नव को दिल से सॉरी कहा था, क्योंकि वो बबली और अर्नव के रिश्ते से बहुत खुश थी और वो अर्नव को यूं अजीब सा नहीं महसूस करवाना चाहती थी। अर्नव ने लेकिन श्रेया से हमेशा की तरह एक बहुत ही वार्म फीलिंग के साथ कहा, मैं जानता हूँ आपकी बातों का क्या मतलब था श्रेया जी, आप चिंता मत करो, वैसे निहाल सर यहीं आसपास कहीं है और बिल्कुल ठीक है। अगर आपको उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप मुझे बता सकती है और मैं वो बात उन तक जल्द ही पहुंचा दूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि निहाल तुम्हारे फ़ोन कॉल उठा लेगा लेकिन मेरे नहीं? आई मीन सीरियसली। अर्नव को समझ में आ गया कि उसकी बातों का इस बार कोई गलत मतलब ही निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि वो श्रेया को काम कर सके। नहीं श्रेया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए, और कोई बहुत ही अर्जेंट बात है तो मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। अर्नव की इस बात को सुनकर बबली यानी कि भविका ने अर्नव के हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ओह हेलो, आप यहाँ पर मेरे इनवाइट पर आए हो, क्या आप ये भूल गए हैं अर्नव जी? या अगर आप ऑफिशियली ड्यूटी पर है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना कोई और अरेंजमेंट कर लूंगी। बबली की बात से हैरान होकर अर्नव ने तुरंत कहा, नहीं नहीं भविका जी, आप दोनों मेरी टांग खींच रही हैं क्या? मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप दोनों को जो भी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक एक करके मुझे बताना होगा।
अर्नव को यूं परेशान देखकर श्रेया का भी गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने हंसते हुए कहा, इट्स ओके अर्नव। सॉरी, मैं निहाल से जुड़ी कोई भी बात तुमसे कर रही हूँ। तुम यहाँ बबली से मिलने आए हो और बबली को तुम्हारे साथ देखकर मुझे जितनी खुशी होती है वो मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुम दोनों एक साथ हो जाओ, इसी की उम्मीद की थी मैंने, और आज जब ऐसा होता हुआ लग रहा है तो मैं तुम दोनों को सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की तरफ बहुत ही अच्छे हो। बस ऐसे ही रहना। श्रेया ने तहे दिल से ये बात कही थी, जिसे सुनकर अर्नव ने तुरंत ही कह दिया, फिर तो ये तय रहा कि आप लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की ही तरफ से हमारी शादी में आएंगी। श्रेया इस बात को सुनकर जितना हैरान थी, उसकी दोस्त बबली उससे ज्यादा हैरान हो गई थी ये सुनकर। क्या कह रहे हो अर्नव? अभी तो हम एक हुए हैं। तुम्हारी फैमिली से मैं मिली भी नहीं और अभी से तुम हमारी शादी पर दूसरों को इनवाइट भी करने लगे। और नहीं तो क्या भाविका जी, जब से आपने हाँ कहा है तब से मुझे और कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। आप राजी हैं तो बाकी सब भी ठीक ही हो जाएगा। मुझे खुद पर और हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। अब तक तो श्रेया ने अर्नव के बारे में सिर्फ बबली से सुना था, लेकिन अर्नव के मुंह से यूं बेधड़क प्यार का इजहार सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा भी लगा अपने दोस्तों के लिए। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक टीस उठी, जो इसलिए उठी थी क्योंकि उससे किसी ने कभी इस तरह से प्यार का इजहार नहीं किया था, बल्कि उसे तो हर बार प्यार में बड़ी ही सख्ती का एहसास करना पड़ा था। लेकिन प्यार ऐसा भी होता है, ये अपने सामने देखकर वो बहुत खुश थी। श्रेया ने उन दोनों को अब 2 पल के लिए अकेले छोड़ते हुए कहा, मैं अभी आती हूँ। और इसी के साथ श्रेया वंश का हाथ पकड़ के हॉल के दूसरे कोने में जाने लगी जहां बाथरूम थे। श्रेया इस वक्त खुद को एक माँ की ही तरह देख पा रही थी। ना तो उसकी जिंदगी में कोई रोमांस था और ना ही कोई प्यार का एहसास। उस तरह के प्यार का एहसास जो बबली महसूस कर पा रही होगी इस वक्त। क्योंकि निहाल से आज तक श्रेया को सिर्फ टूटी हुई बातें ही मिली थी, जिनमें गुस्सा होता है, तड़प होती है, लेकिन सिंपल सादा प्यार जो श्रेया को चाहिए था वो उसे अभी तक नहीं मिल पाया था। श्रेया अपने मन में इन बातों को दबाकर बाथरूम में जा ही रही थी कि उसने अपने पीछे स्टेज के पास से एक अनाउंसमेंट सुन लिया। ये अनाउंसमेंट स्टेज पर जल्द ही होने वाले संगीत के फंक्शन के बारे में था। स्टेज पर इस वक्त एक लड़की थी जो सबको कह रही थी कि वो सब सामने रखी हुई चेयर्स पर बैठकर इस शो का आनंद लें। लेकिन सभी लोग और उत्साहित हो गए थे और खूब सीटियां मार रहे थे। खासकर के रौनक के दोस्तों के मुंह से ऐसी सीटियां निकल रही थी जो शायद इस हॉल से बाहर भी सबको सुनाई दे जाएंगी। श्रेया ने बाथरूम जाने से पहले एक आखिरी बार पलट कर देखा कि निहाल रौनक के दोस्तों के झुंड में अब भी नहीं था। इनफैक्ट वो आसपास कहीं भी नहीं था। ना जाने निहाल कहाँ गायब हो गया है। एक बार फिर से श्रेया ने निहाल को फोन लगाया और इस बार भी पिछली बार की ही तरह निहाल ने फोन नहीं उठाया। श्रेया पलटकर वंश के साथ बाथरूम जाने लगी कि तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। श्रेया ने सॉरी कहते हुए उस लड़की का गिरा हुआ पर्स उठाया तो पाया कि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो कल की पार्टी में निहाल से मिलने आई थी और जिसे श्रेया ने निहाल के साथ ही देखा था। एपिसोड 227 धमाका। श्रेया ने एक दिन पहले रौनक की बैचलर पार्टी में एक लड़की को देखा था जो निहाल के कान में आकर उसे कुछ कह गई थी और श्रेया की आंखों के मुताबिक उसके और निहाल के बीच में एक अपनापन, एक जुड़ाव देखा था उसने। श्रेया इसलिए इस वक्त खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि निहाल यहाँ उसके ही घर के फंक्शन में आकर किसी और लड़की के साथ है। जैसी ही श्रेया के जहन में ये बात बैठ गई वैसे ही उसने खुद को उलझा हुआ पाया। ओ सॉरी, ये तुम्हारा पर्स, श्रेया ने उस लड़की के हाथों में उसका पर्स को थमाते हुए कहा। वो लड़की नर्वस दिख रही थी, इसलिए उसने श्रेया को देखा भी नहीं बल्कि वो दूर जाने लगी। लेकिन आखिरी पल में श्रेया ने ना जाने क्या सोचकर उससे पूछ लिया, सुनो निहाल कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? ओ हाँ, वो किचन के पीछे वाले साउंड रूम में है। वो लड़की इतना ही कहकर आगे भीड़ की तरफ निकल गई। और उसने ये देखा भी नहीं कि वो श्रेया को किस तरह से हैरान छोड़कर गई थी। श्रेया ने ये नहीं सोचा था कि उसे किसी अनजान लड़की से कम्पीट करना पड़ेगा, वो भी निहाल के साथ अपने रिश्ते को लेकर।
श्रेया का हाथ अब भी वंश ने पकड़ा हुआ था, जिसने अब श्रेया को खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, मम्मा चलो ना, प्लीज मुझे बाथरूम जाना है। श्रेया जैसे अपने ट्रांस से निकल गई, उसने कहा, हाँ बेटा चलो, और फिर वो वंश के साथ बाथरूम चली गई। जबकि हॉल में अब संगीत का कार्यक्रम पूरे जोश से शुरू हो गया था और रौनक और नताशा को एंकर ने स्टेज पर भी बुला लिया था। ये एंकर एक ऐसी लड़की थी जो शादी के कार्यक्रमों में होस्ट बनने का काम किया करती थी, और इस वक्त ये लड़की नताशा और रौनक के बारे में सबसे कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि जिनसे माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया था और सब हंसी ठहाके लगा रहे थे। आज हम सब यहाँ आए हैं क्योंकि हम इस हसीन जोड़ी का रोमांस देखना चाहते हैं, इनका प्यार देखना चाहते हैं, और इससे पहले कि ये अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इमोशनल और सबसे सीरियस दिन कल जिएं, यानी कि इनका शादी का दिन कल है, इसलिए हम आज ही देखना चाहते हैं इन्हें हंसते, नाचते, झूमते हुए। तो ऑडियंस से यही गुजारिश रहेगी कि आप सब भी खूब ताली बजाए, खूब नाचे और खूब गाए। डांस के साथ यहाँ अब बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए थे जो सब रिश्तेदार थे, और फिर एक एक करके गाने बजने लगे और अलग अलग ग्रुप ने स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू कर दी। नताशा और रौनक अब भी स्टेज के सबसे पास और सामने खड़े होकर अपने चाहने वालों को नाचते हुए देख रहे थे और सब काफी ताली बजा रहे थे। श्रेया ये सब कुछ बाथरूम से सुन पा रही थी, पर उसका दिमाग फिर भी उस लड़की पर ही था जिसे निहाल का अता पता मालूम था, जबकि निहाल पिछले आधे घंटे से श्रेया को इग्नोर कर रहा था और उसके कॉल तक काट रहा था। श्रेया के अंदर इस बात की वजह से एक गुस्सा भरता जा रहा था जिसे वो दूर नहीं कर पा रही थी। इसलिए वंश के बाथरूम से बाहर निकलते ही श्रेया जोर से चलते हुए वंश को बबली के पास ले आए और बबली और अर्नव के बीच के रोमांस पर पॉज लगाते हुए उसने कहा, प्लीज तुम दोनों वंश का ख्याल रखना, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हो तुम इतनी हड़बड़ी में श्रेया, सब ठीक है ना? लेकिन श्रेया ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो सीधा इस हॉल के साउंड रूम की तरफ जाने लगी जहां उस लड़की ने कहा था कि निहाल है। श्रेया को निहाल से कुछ बातों के जवाब चाहिए थे, और उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी। पहली बात तो वो लड़की दिखने में ही बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी। श्रेया को इसलिए हर बढ़ते कदम के साथ बहुत ही अजीब लगता जा रहा था। उसका दिमाग इन्हीं दिशाओं में दौड़ रहा था कि आखिर उस लड़की का निहाल के साथ कैसा संबंध हो सकता है। लेकिन श्रेया के पास कोई जवाब नहीं थे, बस बहुत सारे सवाल थे। जैसे जैसे श्रेया साउंड रूम की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही उसके कान में ये आवाज भी पड़ रही थी कि अब तक 2 अलग डांस खत्म हो चुके थे और इस बार दूल्हा और दुल्हन को एक साथ डांस करना था। श्रेया ने जैसे ही गाना सुना तो उसे इस बात पर गुस्सा आया कि जिस गाने पर नताशा और रौनक नाच रहे थे वो वही गाना था जिस पर उनके संगीत में श्रेया और रौनक भी नाच चुके थे। श्रेया को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वो साउंड रूम की तरफ बती रही। वहीं स्टेज के सामने बैठी बेबे नताशा और रौनक को एक साथ डांस करते हुए देख ही बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि उन्हें जहां अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी, वहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि इस शादी से नताशा कभी खुश नहीं रह सकती। फिर भी उन्हें ताली बजाते रहना था और नताश की जिद में उसका साथ भी देना था। वहां खड़े बाऊजी भी यही महसूस कर रहे थे कि वो अपनी बेटी की शादी तो रहे थे, लेकिन वो उसे कभी भी विदा नहीं करेंगे और उसके हर छोटे मोटे अवसर पर उसका साथ देंगे। वहीं श्रेया अब किचन तक पहुंच गई थी और उस अनजान लड़की के मुताबिक साउंड रूम इसके पीछे ही होना चाहिए था। इसलिए श्रेया ने हल्के से कदम उठाते हुए साउंड रूम में जाने का इरादा किया। किचन जैसे ही खत्म हुई तो श्रेया एक तरफ के कॉरिडोर में आ गई। इस कॉरिडोर में कई सारे दरवाजे थे जो बंद दिख रहे थे, लेकिन श्रेया ने जब ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि इसमें से सामने वाले ही दरवाजे पर लॉक नहीं था, बल्कि उसे शायद अंदर से बंद किया गया था। श्रेया ने अब इस बंद दरवाजा को खटखटाना शुरू किया। निहाल, निहाल क्या तुम अंदर हो? श्रेया यूं ही खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। श्रेया को अब स्टेज से आने वाली सारी आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस कॉरिडोर से बाकी का हॉल पूरी तरह से कटा हुआ था।
श्रेया यूं ही जिद में खटखटाती रही जबकि अंदर से किसी ने जरा सी भी आवाज नहीं की। आखिर में बहुत सारी तालियों की गूंज श्रेया तक आ पहुंची और उसे समझ में आया कि नताशा और रौनक का डांस अब खत्म हो चुका है। श्रेया को ये सोचकर अच्छा लगा कि उसे इस वक्त हॉल में मौजूद होकर नताशा और रौनक का डांस तो नहीं देखना पड़ा, वरना उसे फेक तालियां भी बजानी पड़ती। लेकिन अब भी श्रेया के सामने एक दूसरा चैलेंज था। श्रेया ने अब दरवाजे को धक्का देने की भी कोशिश की। निहाल, तुम सुन सकते हो क्या मुझे? निहाल, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। और तभी धाड़ से उस साउंड रूम का दरवाजा खुल गया। ऐसा होते ही जोर की आवाज श्रेया के कानों में पड़ी, जो कि इस शाम के एंकर की आवाज थी। अब हम ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जो हमने सोचा था कि हम इस शाम के आखिर में दिखाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही खास वीडियो है जिसे रौनक के दोस्तों ने बड़े ही प्यार से उसके लिए बनाया है। लेकिन हमने कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को इसी वक्त इस बड़े से पर्दे पर देख सकते हैं। रौनक, आर यू रेडी? जोर से यस कहकर रौनक ने हामी भर दी और वो अपने दोस्तों की बनाई हुई वीडियो को देखने के लिए उत्साहित हो गया। श्रेया जहां खड़ी थी वो एक साउंड रूम ही था और इसलिए रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें खास तौर पर साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन साथ ही श्रेया ने सामने निहाल को खड़े हुए पाया। निहाल की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन साथ में ही ये जाहिर था कि निहाल इस कमरे में रोमांस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे यहाँ किसी खास मकसद से आना था। इस कमरे में निहाल के अलावा 3 और लोग थे जो सब एक कंप्यूटर पर लगे हुए थे और इस कमरे की इकलौती स्क्रीन पर अब एक वीडियो चलने लगा। पहले तो श्रेया समझ नहीं पाई कि निहाल श्रेया को एक वीडियो क्यों दिखा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि ये वही वीडियो है जो हॉल में मौजूद सभी लोग अपने सामने की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्रेया ये वीडियो देखने लगी तो उसने सुना कि उसके पीछे इस कमरे के दरवाजे को किसी ने अंदर से बंद कर दिया। पलटकर देखने पर मालूम चला कि ये निहाल ही था। इससे पहले कि श्रेया को कुछ भी समझ में आता, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। ये उसी लड़की की आवाज थी जो कुछ देर पहले श्रेया से बाथरूम के पास टकरा गई थी। श्रेया ने देखा कि उसके सामने मौजूद वीडियो में बैचलर पार्टी वाली रात के कुछ वीडियो चल रहे थे और इस वीडियो में वही लड़की बात कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चोट थी और उसके मुंह के एक कोने से खून भी निकल रहा था। वो लड़की कह रही थी, रौनक बहुत जालिम है। मैं और मेरे 6 और दोस्त पिछले 2 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं। वो अक्सर पार्टियों में हमें बुलाता है और वो और उसके दोस्त हमारे साथ जो मन में आए वो करते हैं, हमारे वजूद पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद बैचलर पार्टी की रात वाले ही कुछ ऐसे वीडियो चलने लगे जिन्हें देखकर खुद श्रेया भी शॉक हो गई। श्रेया ने अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रखते हुए पाया कि इस वीडियो में रौनक की कुछ ऐसी हरकत कैद की गई थी जिसे देखकर सब शर्मिंदा हो गए। सिर्फ यहाँ मौजूद लोग ही नहीं, बल्कि ऐसी वीडियो को देखकर किसी भी सभ्य इंसान को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस होने लगेगा। श्रेया या इस वीडियो को देखने वाले किसी भी इंसान के लिए पलक झपकाना भी मुश्किल था। लगभग 1 मिनट तक ये वीडियो चलता रहा जिसे निहाल ने चलाया था। जब ये टेप खत्म हुआ तो निहाल ने अपने हाथ में पके हुए एक माइक पर कहा, हम सब इसी रौनक को जानते हैं, है ना? निहाल की आवाज को सुनकर स्टेज के सामने बैठा हुआ रौनक अब उठ खड़ा हुआ और उसने गुस्से में स्टेज पर चढ़ते हुए पूरे हॉल की तरफ देखकर धमकी देना शुरू कर दिया, निहाल के बच्चे कहाँ है तू? बाहर निकल। पर निहाल दूर साउंड रूम में अपने माइक से बात कर रहा था, इसलिए उसने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी। जिस रौनक को आप सब जानते हैं, उसका एक बहुत ही गुप्त रूप है जो वो सबसे छुपा कर रखता है, लेकिन अपने दोस्त रौनक को मैं पिछले कुछ ही दिनों में अच्छे से जान चुका हूँ। अब तक आपने जो देखा है ये कल हुई बैचलर पार्टी का एक वीडियो था जिसमें रौनक ने जी खोलकर ऐश की, लेकिन शायद इस रात हुए एक किस्से को देखकर हम सब सोचेंगे कि क्या ये रौनक ही है। लेकिन आप लोग चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो 100% सही है और इसमें दिखने वाला इंसान रौनक ही है। रौनक गुस्से में अपना हाथ हवा में यूं हिला रहा था जैसे निहाल के सामने आने पर वो उसका गला ही दबा देगा, और अब रौनक के बाकी एक दोस्त भी हॉल में चारों तरफ निहाल को ढूंढने लग गए थे। असलियत में रौनक को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि उसकी वीडियो यूं उसके भैया और परजाई जी के सामने नहीं दिखानी चाहिए थी।
बाकी किसी के बारे में वो सोचता हो या नहीं, लेकिन वो अपने खुद के परिवार के सामने हमेशा अपना सर ऊंचा रखता था और आज इस वीडियो ने उसके परिवार का सर नीचे कर दिया। पर ये सारी बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, इसलिए निहाल ने अब जल्दी से वीडियो का दूसरा भाग चला दिया। इस भाग में बेडरूम के अंदर का वीडियो था जिसमें रौनक अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ दो अलग लोग थे और इनमें से एक लड़का था और दूसरी लड़की। इस वीडियो को देखकर तो नताशा भी घबरा कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और वहीं रौनक जिसे अपनी बैचलर पार्टी की रात बिल्कुल याद ही नहीं थी, उसने भी बेडरूम का वीडियो पहली बार देखा था। पर वो जानता था कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, इसलिए रौनक के लिए वीडियो में चलने वाला सच झुठला पाना मुश्किल था। भले ही आज की दुनिया समलैंगिक रिश्तों को उतना ही सम्मान देती है जैसे कि बाकी रिश्तों को, लेकिन रौनक के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं थी। उसे बस अपनी इमेज की पड़ी थी और आज उसकी इमेज उसके ही सामने टूटकर बिखर गई थी। उस वीडियो के चलते ही पूरे हॉल में एक साथ सबकी सांस खींचने की आवाज सुनाई दी। कुछ रिश्तेदार तो तुरंत उठकर हॉल से बाहर चले गए। इसमें ज्यादातर रिश्तेदार रौनक की ही तरफ से थे। लेकिन वीडियो अब भी रुका नहीं और चलता ही रहा। बंद करो इस वीडियो को, ढूंढो उस लड़के निहाल को, आज यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए, वो कहीं। गुस्से में रौनक ने इतना तो कह दिया, लेकिन फिर देखा कि उसके दोस्त भी रौनक के बेडरूम का ये वीडियो देखने में बिजी है और वो सब काफी हंस रहे हैं। रौनक का मनोबल गिर गया और उसने हार कर नताशा को देखा, लेकिन नताशा भी यूं रौनक को देख रही थी जैसे वो उसे जानती ही ना हो। रौनक का रूप, रंग, सब कुछ नताशा के सामने भी बिगड़ ही गया था। वहीं जहां जगदीप जी की आंखों में गुस्सा था, जमुना जी शर्म से अपना मुंह ढक चुकी थी। एपिसोड 228 सच की चिंगारी। जोर की आवाज के साथ कोई दरवाजा खटखटा रहा था, या यूं कहो कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। श्रेया और निहाल इस वक्त संगीत के हॉल के पीछे बने छोटे से साउंड रूम के अंदर थे और इस आवाज के साथ कोई इसी कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये शायद रौनक के दोस्तों का झुंड था जो कमरे के अंदर आकर यहाँ से चल रहे वीडियो को बंद करना चाह रहे थे। श्रेया घबरा गई और उसने एकदम से निहाल की तरफ देखा, लेकिन निहाल ने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखते हुए चुप रहने का इशारा कर दिया। श्रेया चुप हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि निहाल ने एक बार फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए श्रेया का ध्यान उस टीवी की तरफ खींचा। श्रेया हैरान थी कि अब भी निहाल एक नया वीडियो हॉल में सबके सामने दिखाने वाला है। वैसे अब तक रौनक की इतनी बेइज्जती हो गई थी कि श्रेया को इस शादी के टूटने का भी यकीन हो गया था। तो फिर अब भला निहाल कौन सी वीडियो दुनिया के सामने दिखाने वाला है? कमरे के अंदर जैसे ही निहाल ने प्ले का बटन दबाया, वैसे ही इस कमरे के दरवाजे पर लोगों की तादाद बढ़ने लगी। ये लोग अब भी इस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। कहते हैं सच की चिंगारी झूठ के धमाके से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन आज नताशा और रौनक के संगीत के फंक्शन में तो निहाल ने सच का एटम बॉम्ब फोड़ दिया था। रौनक की वीडियो देखकर उसकी तरफ के लगभग सभी रिश्तेदार जा चुके थे, पर अब निहाल ने अपना आखिरी वीडियो प्ले कर दिया था। श्रेया का तो मैंने खूब इस्तेमाल किया है, अरे उसकी शादी के तो गहने भी मैंने रख लिए। ये रौनक की आवाज थी जो उस वीडियो से आ रही थी, जहां पर एक पूल के किनारे दो लोग बात कर रहे थे, जिसमें से एक रौनक था और दूसरा इंसान निहाल था। निहाल ने वीडियो में अब रौनक से पूछा, तो अपनी ही सुहागरात में अपनी ही पत्नी के पास किसी और मर्द को भेजने की प्लानिंग तुमने अकेले ही की थी? वीडियो में भी दिखाई दे रहा था कि रौनक काफी नशे में था और साथ ही निहाल का सवाल सुनकर वो जोर से हंसते हुए बोल पड़ा, सब अकेले किया था मैंने। वैसे आइडिया तो नताशा का था, लेकिन बाकी की हर प्लानिंग मैंने खुद ही की थी। नताशा ने तो बस श्रेया के ड्रिंक में नशे की दवाएं मिला दी थी। लेकिन उस रात श्रेया के कमरे में जाने वाले उस अनजान लड़के को मैंने खुद चुना था। लेकिन श्रेया की भी किस्मत देखो कि किसी अनजान आदमी की जगह उस रात उसके कमरे में तुम घुस गए थे निहाल। हाँ, ये बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं? इसके बाद ये वीडियो भी अपने आप ही बंद हो गया और एक बार फिर इस हॉल में पूरी तरह से शांति छा गई। स्टेज के सामने मौजूद नताशा भी अब शॉक में थी, क्योंकि उसकी सच्चाई भी अब बाहर आ चुकी थी।
वो अब तक तो रौनक को बुरा दिखा रही थी, लेकिन अब उसे पता था कि उसके घरवाले पूरा सच जान चुके हैं। नताशा अब हार के वहीं अपनी सीट पर बैठ गई और वो अपने घरवालों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वहीं जगदीप जी और जमुना जी दोनों को काफी बड़ा सदमा लगा जब उन्हें ये समझ में आया कि 5 साल पहले उन्होंने अपनी ही बेटी को कितनी मुसीबत में डाल दिया था जब उन्होंने श्रेया के सच पर यकीन नहीं किया था। और इसी के साथ साथ उनका दिल टूट गया जब उन्हें ये समझ आया कि श्रेया की किस्मत बिगाड़ने वाली कोई और नहीं थी बल्कि उन्हीं की छोटी बेटी और श्रेया की बहन नताशा थी। श्रेया भी निहाल और रौनक के इस आखिरी वीडियो की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वैसे तो श्रेया को खुद पर हुए जुल्मों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी रौनक का इतनी बेरहमी से कैमरा के सामने सच कहना श्रेया को काफी भावुक कर गया। ऐसा लगा जैसे उसके घाव फिर से कुरेद दिए गए। लेकिन श्रेया अपनी भावनाओं को ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाई क्योंकि जल्द ही साउंड रूम का दरवाजा खुल गया। बाहर से लगे भीषण प्रेशर की वजह से आखिर में दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया और रौनक के कई दोस्त अब अंदर आ गए। रौनक के सभी दोस्तों की नजर सिर्फ और सिर्फ निहाल पर थी और उसे देखकर वो सब उत्तेजना से उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी श्रेया ने निहाल के सामने खुद को खड़ा हुआ पाया। वो निहाल के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। हालांकि इतने लड़कों से श्रेया का लड़ पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी श्रेया के मन में निहाल को बचाने की एक तीव्र इच्छा थी जिसका कोई कारण नहीं था। श्रेया को देखकर रौनक के दोस्त भी वहीं रुक गए, लेकिन उनकी आंखों में जो जोश और आक्रोश था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वहीं इस साउंड रूम के बाहर के हॉल में रौनक अब हर तरफ तबाही मचाने लगा था। उसने कैटरिंग के स्टाफ, स्टेज और खासकर साउंड के स्टाफ का सामान तोड़ना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर निहाल का नाम पुकार भी रहा था। उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद रौनक को अपनी इमेज की कम पड़ी थी और निहाल से बदला लेने की ज्यादा पड़ी थी। जब से उसने वीडियो में खुद को एक पुरुष के साथ एक ही कमरे में देखा था तब रौनक के ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। अगर रौनक को शराब पिलाकर निहाल ने ऐसी स्थिति में डाल दिया था तो वो निहाल को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता है। और माफी तो बहुत दूर की बात है, वो इस वक्त निहाल के खून का प्यासा बनकर उसका नाम पुकार रहा था। वहीं नताशा के बाऊजी और बेबे यानी कि जगदीप जी और जमुना जी ने अपनी बेटी का फ्यूचर देखते हुए रौनक के भाई और परजाई जी के सामने गुस्से में हाथ जोड़ लिए। जगदीप जी ने कहा, पुत्र जी, हमारी तरफ से हम ये शादी यहीं रोक रहे हैं। हमने आज काफी कुछ देख लिया है और जहां हम अपनी बेटी की गलती की जिम्मेदारी लेते हैं वहीं हम ये भी कह देते हैं कि हम अपनी बेटी को कुंवारी रख लेंगे, लेकिन इस आदमी से उसका ब्याह नहीं करा सकते हैं। रौनक के भाई और परजाई जी दोनों खुद भी रौनक के वीडियो से काफी शौक हो गए थे और श्रेया के बारे में जो कुछ भी रौनक ने कह दिया था उसकी वजह से शर्मिंदा हुए बिना रहा नहीं जा सकता था। इसलिए जगदीप जी से आंख मिलाने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। बस शर्मिंदगी में रौनक के बड़े भाई ने अपने हाथ जोड़कर कह दिया, आज मेरे पास तुम्हारे नाल कहने के लिए भी कुछ नहीं है अंकल जी, तुम्हारे नाल जो भी ठीक लगे तुसी वही करा, मैं उन्हें देख लांगा। वहीं रौनक की परजाई जी अब जमुना जी के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी। श्रेया से मैं खुद माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन कृपा करके तुसी सानू माफ करो जमुना जी, हम अपने घर दा कसूर नहीं देख सकिया। रौनक ये सब देखकर नताशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, आप सब लोग ये क्या कह रहे हैं? देखिए ये सब एक बड़ी गलतफहमी है, लेकिन नताशा और मैं अब भी शादी कर रहे हैं। पर इतने में जमुना जी अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए अपनी आवाज बुलंद करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी रौनक। ना तुम्हारे अंकल को और ना मुझे ये शादी मंजूर है। रौनक अब भी जमुना जी की बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो नताशा के हाथ को छूते हुए कहता है, नैट्स बेबी, लुक एट मी, तुम मुझे जानते हो ना, ये सब उस निहाल की ट्रिक है बस। उसने उस रात मुझे फंसा लिया था, एग्जैक्टली वही किया उसने जिससे तुम मुझे वॉर्न कर रही थी। तुम्ही ने कहा था ना कि निहाल बहुत डेंजरस है। हाँ, और तुमने मेरी बात नहीं मानी रौनक। हाउ स्टूपिड ऑफ यू। रौनक को अपने लिए स्टूपिड शब्द का उपयोग सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये वक्त नहीं था नताशा पर गुस्सा करने का।
इस समय तो रौनक को किसी भी हालत में चीजें सुलझा कर रखनी थी। आई नो नैट्स, गलती हो गई मुझसे यार, तुमसे भी होती है ना। आफ्टर ऑल ये श्रेया तुम्हारे परिवार से है, वो तुम्हारी सिस्टर है और उसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। मेरी बिटिया का नाम मत ले तू अपनी गंदी जुबान से रौनक, ये बात जगदीप जी ने कही थी। जगदीप जी को गुस्सा किए हुए बहुत समय हो गया था और उम्र के साथ ही उन्होंने अपने गुस्से को शांति में बदल दिया था, लेकिन आज उम्र भर की शांति तोड़ने के लिए भी वो तैयार थे। ओ क्या गुस्सा था तुझे श्रेया से, जो तूने उससे शादी करने के बाद उसकी जिंदगी खराब कर दी। फूल सी बच्ची थी मेरी और तूने उसे उसकी जड़ से ही जुदा कर दिया। मेरा बस चले तो मैं तुझे। गुस्से से जगदीप जी अब रौनक की तरफ बढ़ रहे थे और अगर नताशा समय पर आकर उन्हें नहीं रोकती तो शायद वो रौनक पर आज हाथ उठा ही देते। पर नताशा ने उन्हें समय रहते रोक लिया और कहा, मैं आपके साथ चल रही हूँ बाऊजी, उसे जाने दो। लेकिन जगदीप जी तो नताशा से भी गुस्सा थे, इसलिए उसे घृणा की नजरों से देखते हुए जगदीप जी ने अपना हाथ उससे भी दूर खींच लिया। इसी वक्त इस हॉल की दूसरी तरफ से कुछ शोर की आवाज आए। अचानक सबने उस तरफ देखा और पाया कि रौनक के दोस्त निहाल को पकड़ के हॉल में लेकर आ रहे थे। हालांकि किसी ने भी निहाल को मारा नहीं था, लेकिन 6 बड़े बड़े मुस्टंडे से लड़के उसे बिल्कुल घेर कर यहाँ ला चुके थे और निहाल का चेहरा काफी गंभीर हो गया था। लेकिन जब निहाल ने आकर रौनक का सामना किया तो उसकी हंसी छूट गई। ये हंसी रौनक के गुस्से को और ज्यादा भड़का देती है और रौनक भागकर निहाल के पास आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोर का पंच भी मार देता है। इसके बाद क्या था, निहाल भी पीछे नहीं हटता और देखते ही देखते यहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर फिर श्रेया जोर से यूं चिल्लाती है कि निहाल खुद को रोक लेता है। स्टॉप इट, उसे छोड़ दो। श्रेया निहाल को बचाने के लिए चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर रौनक के भाई और जगदीप जी भी इस लड़ाई के बीच में आकर सबको एक दूसरे से दूर करते हैं। जहां रौनक के बड़े भाई उसे घसीटकर सबसे दूर करते हैं, वहीं जगदीप जी ने निहाल को अपने पीछे कर लिया था। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे साथ है, जगदीप जी ने निहाल को अपना प्रोटेक्शन देते हुए कहा। ये बता श्रेया के दिल को छू गई और निहाल के भी। पर जगदीप जी के सिर्फ ये कह देने से मामला सुलझा नहीं था। रौनक अब भी लड़ने के लिए उतावला हो रहा था और इसलिए वो फिर से निहाल की तरफ बढ़ने लगा और रौनक के दोस्तों ने भी उसको फॉलो करते हुए एक बार फिर निहाल को मारना शुरू किया। लेकिन क्योंकि इस बार जगदीप जी भी वहीं खड़े थे, इसलिए निहाल के साथ हुई धक्का मुक्की में जगदीप जी को भी थोड़ी सी चोट लगने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और श्रेया तो खुद ही लड़ने के लिए उस भीड़ में शामिल होने लगी। पर निहाल यूं ही जगदीप जी को चोट नहीं लगने देता, इसलिए उसने इस बार अपनी पूरी ताकत से रौनक के दोस्तों से लड़ाई करनी शुरू की और उन्हें खासकर जगदीप जी से दूर रखने के लिए मारामारी करने लगा। अब ये लड़ाई बढ़ने लगी थी और लोगों को काफी चोट लग सकती थी, इसलिए आखिरकार रौनक के बड़े भाई ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने भी इस भीड़ में घुसते हुए रौनक का कॉलर खींचकर उसे रोक लिया और फिर भी ना मानने पर उसके बड़े भाई ने जोर से चिल्लाते हुए उसके गाल पर एक तमाचा लगा दिया। इस तमाचे के लगते ही हॉल में एक ही बार में सन्नाटा फैल गया और सब के सब ने लड़ाई तुरंत बंद कर दी। जहां निहाल ने जगदीप जी के कुर्ते को ठीक किया, वहीं श्रेया ने देखा कि नन्हा वंश वहीं डरा हुआ खड़ा था और उसने वंश को अपने गले से लगा लिया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि 10 मिनट पहले इसी हॉल में नाच गाने का माहौल बना हुआ था और अब यहाँ की शांति भी जैसे मानसिक हानि कर सकती थी। जमुना जी को भी अब शायद इसी बात का धक्का लग गया और वो एकदम से अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए जोर से सांस लेने लगी। उनके हार्ट अटैक के बारे में सभी को पता था और इसलिए उन्हें ऐसी हालत में देखकर सभी लोग उनके पास आ गए और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। जमुना जी को सीने में दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनका जी मचलने लगा था। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द अपनी दवाएं और रेस्ट की जरूरत थी। सच कहो तो अब इन दोनों परिवारों के बीच कहने सुनने को कुछ बच भी नहीं गया था, इसलिए जगदीप जी ने जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और अपने बाकी रिश्तेदारों और नताशा के साथ साथ वो जमुना जी को घर ले जाने लगे।
नताशा भी अपनी माँ की व्हीलचेयर पकड़ के अपने घर लौट रही थी, और जाते हुए उसने रौनक को एक बहुत ही घिनौना सा लुक दिया। अपने बड़े भाई से थप्पड़ खाकर वैसे भी रौनक का मुंह चूहे जैसा छोटा हो गया था, और आखिर में रौनक किसी से कुछ नहीं कह पाया। बस अपने आप पर गुस्सा निकालते हुए उसने आसपास की चीजों को तेजी से लात मार दी। एपिसोड 229। श्रेया ने वंश को अपने गले से लगाया हुआ था। उसका 4 साल का बेटा इतनी सी उम्र में पहले से ही बहुत कुछ देख चुका था, जिस वजह से वो बहुत ही मैच्योर हो गया था। लेकिन फिर भी अपने पिता को एक भीड़ से मार खाते हुए देख कोई भी बच्चा सदमे में आ जाएगा। श्रेया को पूरा यकीन हो गया कि वंश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए जमुना जी की तबीयत खराब होते हुए भी श्रेया अपने परिवार के साथ उनके घर नहीं जा पाए, बल्कि उसे वंश की चिंता होने लगी। दरअसल वंश बहुत ही जोर से रो रहा था। उसने पहले कभी भी ऐसा ना महसूस किया था और ना ही जताया था। श्रेया समझ सकती थी कि वंश पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी उसे चुप कराने के लिए श्रेया को क्या करना चाहिए वो नहीं समझ पा रही थी। इसीलिए श्रेया ने उसे गोद में उठा लिया और फिर उसे झट से हॉल के बाहर ले आई। इट्स ओके बेटा, सब ठीक है। देखो हम वहां से बाहर भी आ गए हैं ना, अब हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है? प्लीज बेटा वंश, आप रोना बंद कर दो। ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, ऐसे रोने से तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन वंश के आंसू हर पल और बढ़ते जा रहे थे, और अब वो इतना ज्यादा रो रहा था कि उसे हिचकियां भी आ रही थी। बबली ने तुरंत ही अपने ड्राइवर को बुलाया और श्रेया और वंश को गाड़ी में बिठा दिया। अर्नव जो अब तक उनके साथ था वो गाड़ी के बाहर ही रुक गया। मैं निहाल सर को देख कर आता हूँ, आप लोग घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। अर्नव की बात समझते हुए बबली ने हामी भर दी और ड्राइवर श्रेया और वंश को बबली के घर की तरफ ले जाने लगा। श्रेया को अब निहाल की चिंता नहीं सता रही थी, क्योंकि उसकी गोद में रो रहा वंश अब भी शिवर कर रहा था और उसकी तबीयत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए श्रेया ने अपना पूरा ध्यान वंश को ठीक करने में ही लगाया था। बहुत जल्द श्रेया और बबली वंश के साथ बबली के घर पहुंच गए, लेकिन वंश अब भी कांप रहा था। ऐसे में श्रेया उसे अपनी गोद में उठाते हुए जब घर के अंदर भी ले लाई, तब भी वंश हिचकी लेना बंद ही नहीं कर पा रहा था। बेटा देखो हम घर आ गए हैं, है ना? अब हम अपने फेवरेट टॉय के साथ खेल सकते हैं, और यम्मा यम्मा आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बताओ आपका क्या करने का मन है? पर वंश ने रोते हुए बस श्रेया को अपनी मोटी सी फूली सी आंखों से देखा और कहा, डैड। डैड कहाँ है मम्मा? वो बैड अंकल डैड को फिर से मारेंगे, डैड को लग जाएगी मम्मा। अपने प्यारे से बच्चे के मुंह से अपने पिता के लिए इतना सारा प्यार और कैर की बात सुनकर श्रेया का दिल पसीज गया। नहीं बेटा, वो डैड को नहीं मारेंगे, डैड ठीक है। आपने देखना अर्नव अंकल भी वहां डैड की हेल्प करने के लिए रुक गए, और वैसे भी वंश के डैड तो सबसे स्ट्रांग है ना, तो फिर उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ भी नहीं होगा वंश, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कहकर वंश को तो श्रेया दिलासा दे ही रही थी, पर आंखों के कोने से श्रेया ने बबली को इशारा किया कि वो अर्नव से फोन करके ये पता कर ले कि निहाल अब कैसा है और कहाँ है। बबली भी अर्नव को कॉल करने के लिए जब दूसरे कमरे में चली गई, तो श्रेया ने बड़ी ही नरमी से वंश का एक एक आंसू पोंछा और उसके हौसले को एक बार फिर से जोड़ा। और आखिर में आधे घंटे की मेहनत के बाद और बहुत कुछ समझाने के बाद वंश ने रोना बंद कर दिया। श्रेया ने इसके बाद वंश को सुलाने के लिए उसके कपड़े बदले और फिर उसके साथ ही कंबल में घुसकर उसे अपने सीने से लगाकर यही उम्मीद कर रही थी कि उसके बेटे को आज रात जल्दी से नींद आ जाए। बस किसी तरह से उसके सारे डर दूर हो जाएं और उसका शरीर जो अब भी सख्त था वो रिलैक्स हो पाए। यूं ही अंधेरे में वंश को अपने सीने से लगाकर जब श्रेया इस गुजरी हुई शाम के बारे में सोच रही थी, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज आखिरकार उसका सच सबके सामने आ गया है। यानी कि श्रेया के जानने पहचानने वाले सब ये जान चुके हैं कि आज से 5 साल पहले श्रेया पर लगाया गया सारा आरोप झूठा था और एक साजिश का हिस्सा था। सबको ये समझ में आ गया होगा कि श्रेया के चरित्र में कोई बुराई नहीं है और ना ही कभी थी, बल्कि ये सब उसके साथ हो रहा अन्याय था।
ये बात सोचकर श्रेया की भी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पर हुए जुल्म के लिए भी कुछ आंसू बहाने लगी। आज उसके बाऊजी और बेबे ने भी उसका सच मान लिया है और श्रेया को ये भी याद आता है कि उसके बाऊजी ने आज श्रेया को इतने सालों बाद पहली बार अपनी बेटी कहकर भी पुकारा। अगर इस वक्त श्रेया की बाहों में वंश नहीं होता तो शायद अपना जी हल्का करने के लिए वो खूब रोती, लेकिन वंश उसके सीने से एक ताकत की तरह जुड़ा हुआ था जो उसे कुछ ना कहकर भी हिम्मत दे रहा था। आखिर 5 साल पहले श्रेया के साथ जो भी हुआ, उसी वजह से आज वो इस प्यारे से बच्चे वंश की मां होने का सुख भी भोग पा रही है। तो क्या जो श्रेया के साथ 5 साल पहले हुआ था वो एक सजा थी या एक वरदान था? इस सवाल को सोचकर ही श्रेया मुस्कुरा पड़ी और आखिरकार उसने अपने बेटे के माथे पर एक किस करते हुए खुद के मन को बहुत हल्का होते हुए पाया। मैं ठीक हूँ वंश, श्रेया ने यूं ही अंधेरे में जैसे ये वंश से नहीं बल्कि खुद से कह दिया था। और मैं तुम्हें भी हमेशा सुरक्षित रखूंगी और तुम्हें प्यार की कमी कभी नहीं होने दूंगी। आखिर में जब वंश ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रेया समझ गई कि उसका बेटा सो चुका है। कुछ देर और यूं ही श्रेया वंश को अपने सीने से लगाकर लेटी रही, फिर आखिर में वो तब उठकर बाहर आई जब उसने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। अपने कमरे से बाहर आते ही श्रेया ने देखा कि घर के अंदर अभी अभी अर्नव आया था। श्रेया ने देखा कि अर्नव बिल्कुल ठीक था और आते ही उसे बबली के गले लगते हुए देखकर श्रेया को बबली और अर्नव के लिए बहुत खुशी महसूस हुई। श्रेया की घबराहट थोड़ी कम होने लगी थी कि तभी दरवाजा खोलकर निहाल भी घर के अंदर आया। उसके अंदर आते ही श्रेया और निहाल की नजरें आपस में मिल गई। श्रेया का मन कर रहा था कि वो भाग कर जाए और जोर से निहाल के गले लग जाए, लेकिन ना जाने किस ताकत ने उसे रोका हुआ था। पर श्रेया के चेहरे पर अब राहत और चैन दिखने लग गए थे। निहाल को सही सलामत देखकर उसे भी वही खुशी हुई थी जो शायद इस समय वंश को होती। इसका मतलब था कि भले ही श्रेया और निहाल के रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए परिवार से कम नहीं थे। इसी बात को प्रूव करते हुए जैसे निहाल श्रेया के पास आ गया और उसे उसके कंधे से पकड़ के निहाल ने उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही नरमी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना श्रेया? श्रेया के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई और उसने बस एक धीमा सा हाँ कह दिया। पर फिर उसने अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वंश तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था, अभी अभी जाकर उसे नींद आई वरना वो तुम्हें देखने के लिए बहुत उतावला हो गया था। निहाल के दिल में भी इस बात का दर्द दिख रहा था। उसे ये समझ में आ गया था कि जब वो इतना बड़ा प्लान बना रहा था तो उसे पहले ही वंश को इससे दूर रखने के बारे में सोच लेना चाहिए था। लेकिन एक पिता होने के नाते आज उसे एक बड़ी सीख मिली थी और इस सीख को वो हमेशा याद रखने वाला था। क्या मैं उसे देख कर आऊं? निहाल ने श्रेया से ये सवाल किया, जिसके जवाब में श्रेया निहाल के रास्ते से हट गई और उसे अंदर जाने दिया। निहाल ने भी वंश को नींद से नहीं उठाया, बस दूर से ही उसे चैन से सोते हुए देखकर निहाल को बेहतर महसूस हुआ। और जब उसे वंश के ठीक होने का एहसास हो गया था तभी वो कमरे से बाहर निकला। अब तक रात को काफी देर भी हो गई थी, इसलिए अर्नव अपने घर लौटने के लिए तैयार था और वो बबली को बाय बोलने लगा, बाय भविका जी, मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि हम मेरे घर वालों से कब मिल सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, आप पानी बहुत कम पीती है, थोड़ा और पिया करें, पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ बाबा जानती हूँ, और प्रॉमिस करती हूँ कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बल्कि मैं तो श्रेया को भी ज्यादा पानी पिलाऊंगी। बबली और अर्नव की इन हल्की फुल्की बातों ने श्रेया के मन के अंदर की बेचैनी को भी धीरे धीरे मिटा दिया था और आखिर में घर के अंदर श्रेया खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। शायद ये भावना निहाल के आ जाने से ही आ गई थी। श्रेया के सामने एक वाइन का गिलास रखा हुआ था जिससे वो बड़ी ही धीरे धीरे वाइन पी रही थी। इतने में निहाल भी कमरे से बाहर आ गया था जब अर्नव ने उसे देखकर कहा, सर मैं अपने घर के लिए निकल ही रहा था, क्या आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर सकते हैं? निहाल के मन में ना जाने कितनी बातें चल रही थी कि अर्नव का सवाल सुनकर निहाल थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। दरअसल पिछली ना जाने कितनी रातें तो निहाल ने बबली के घर के बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क करके बिता दी थी।
इसलिए निहाल को ये सवाल एकदम से बड़ा अटपटा लगा। लेकिन इससे पहले कि निहाल उसके सवाल का जवाब खुद दे पाता, बीच में ही श्रेया ने उसे टोक कर कहा, निहाल आज घर नहीं जाएगा अर्नव, निहाल यहीं रुक जाएगा। आज वंश थोड़ा डरा हुआ सोया है, इसलिए अगर सुबह उठते ही उसके सामने निहाल हुआ तो उसका मन शांत हो जाएगा। ठीक है ना निहाल? निहाल श्रेया को हैरानी से देख रहा था क्योंकि आज श्रेया ने उस पर इतना हक जताते हुए अपनी बात कही थी। निहाल को यूं ही श्रेया पर गर्व जैसा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए अर्नव की तरफ अपनी गाड़ी की चाबी फेंकते हुए कह दिया, ड्राइव करना तो आता ही है तुम्हें, मेरी गाड़ी ले जाओ, कल तुम मुझे ऑफिस के लिए भी यहीं से पिक कर सकते हो। बबली को श्रेया और निहाल का ये दोस्तों जैसा बिहेवियर काफी पसंद आया और उसने भी कुछ सोचकर अर्नव से कहा, वैसे अर्नव तुम चाहो तो तुम भी आज रात यहीं काट सकते हो। I mean, मेरे घर के हॉल में बहुत जगह है और 2 बड़े बड़े सोफे भी है, इन पर काफी अच्छी नींद आती है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। पर अर्नव तो शर्माए बिना रह ही नहीं पाया। अरे नहीं, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं दे सकता हूँ, वैसे भी आज आप सब भी थके हुए हैं, तो मैं भी अपने घर निकल जाता हूँ और मैं कल आपको पिक करने सुबह आ जाऊंगा सर। निहाल ने अर्नव की बात सुनकर हामी भर दी और फिर भाविका यानी कि बबली को एक प्यार भरा गुड नाइट हक करते हुए अर्नव अपने घर चला गया। सुनो, इसका दिल मत तोड़ना, निहाल ने अर्नव के जाते ही बबली से ये बात कह दी। निहाल के चेहरे पर मुस्कान थी और वो सच में अर्नव को काफी पसंद करता था और इसलिए उसकी चिंता करते हुए ये बात कह रहा था। बबली ने भी अब उसका जवाब देते हुए कह दिया, अगर ऐसी ही बात है तो मिस्टर शेरगिल, आप भी मेरी इस प्यारी सी दोस्त का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। शट अप बबली, ये बात श्रेया ने कही थी, क्योंकि वो अब भी खुद को निहाल से किसी रिश्ते में जोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए निहाल ने भी पूरी अकड़ में कह दिया, सुन लिया तुमने अपनी दोस्त को भविका, इसलिए तुम श्रेया की चिंता मत करो, बल्कि मेरी चिंता करो, क्योंकि अगर श्रेया को कोई दुख दे सकता है ना तो वो खुद श्रेया ही है। बबली निहाल की इस बात पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और फिर उठकर अब वो अपने कमरे में जाने लगी। गुड नाइट श्रेया, जल्दी सो जाना ओके, और ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, याद है ना, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें सोना है, अपनी वाइन खत्म करनी है, उसके बाद खूब सारा पानी भी पीना है और बस अपना ख्याल रखना है, ओके। श्रेया बबली की बात मानकर उसे गुड नाइट कहने लगी और देखते ही देखते इस घर के बड़े से हॉल में सिर्फ सन्नाटा था और निहाल और श्रेया थे। कुछ देर तक तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, दोनों ही अपने अपने सवाल पूछने से कतरा रहे थे और मैं मुद्दे के बारे में बात करने से भी कतरा रहे थे। आखिर में निहाल ने हल्के से पूछा, तुम्हारी मॉम कैसी है? श्रेया ने अपने फोन की तरफ एक नजर घुमाते हुए कह दिया, ठीक ही होंगी वो, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होती तो मुझे किसी ना किसी का एक कॉल तो आ ही जाता। निहाल और श्रेया इस बात के बाद अब फिर से चुप हो गए और दोनों ही जैसे अपने अगले सवाल के बारे में सोच रहे थे। दोनों की ही तरफ से एक हिचकिचाहट थी। तभी उनके बीच के इस टेंस माहौल को तोड़ने के लिए एकदम से घर की घंटी बज गई। रात के 11 तो बज ही चुके थे। अब इतनी रात को घर में कौन आएगा ये सोचकर श्रेया जल्दी से उठी और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन ये सोचकर कि इतनी रात को सरफिरा रौनक भी यहाँ आ सकता है, निहाल ने श्रेया को रोक दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए गया। पर दरवाजा खोलते ही निहाल ने अपने सामने जगदीप मल्होत्रा को खड़ा हुआ पाया, यानी कि श्रेया के पिता को। एपिसोड 232 का वादा। जगदीप मल्होत्रा को जीवन में आज तक कभी पैसे और इज्जत की कमी नहीं आई थी। अपने बलबूते पर उन्होंने अपने पिता का बिजनेस और भी बड़ा कर दिया था और फिर अपनी बच्चियों को भी पढ़ाया लिखाया था और आज नताशा भी उनका बिजनेस हैंडल करना सीख चुकी थी। इसी के साथ ही जगदीप जी की किस्मत अच्छी निकली कि उनकी पहली पत्नी से उन्हें जितना प्यार था उतना ही प्यार उन्हें अपनी दूसरी पत्नी यानी कि जमुना जी से भी मिला। साथ ही जमुना जी एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन गई उनकी बेटी के लिए। लेकिन जगदीप जी की जिंदगी में 5 साल पहले जब श्रेया की शादी की बदनामी का किस्सा जुड़ गया तब से जगदीप जी अपने ही लिए फैसलों पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे।
उन्हें अपनी बेटी श्रेया पर भरोसा बहुत था, लेकिन जब रंगे हाथों उन्होंने श्रेया को अपनी ही सुहागरात वाले दिन किसी और के कमरे से निकलते हुए देखा था तो वो जैसे श्रेया के साथ साथ खुद पर भी भरोसा करना भूल गए थे। जो उन्होंने जीवन में कभी सोचा नहीं था, वो भी अब सच हो गया था। इसीलिए पिछले 5 साल से जगदीप जी अपनी मनमानी नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी जिंदगी में कुछ झुकते जा रहे थे। लेकिन आज जब से उन्हें श्रेया के सच का सबूत मिल गया तब से वो जैसे एक बार फिर नॉर्मल महसूस करने लगे थे। जैसे उन्हें अपने ही कॉन्फिडेंस का सबूत मिल गया हो। इसलिए आज वो अपने हाथ जोड़कर बड़े ही प्यार और नरमी से बबली के घर आ गए थे। पर इतनी रात को निहाल ने जब बबली के घर का दरवाजा खोला तो जगदीप जी थोड़ा तो चौंक गए। ओ पुत्र तू, क्या श्रेया यहाँ है? हाँ अंकल जी, आप आए ना, वो तो यही है। श्रेया निहाल की बात सुनकर उठ के खड़ी हो गई। उसने निहाल को अंकल जी कहते हुए तो सुना था, लेकिन आखिर इतनी रात को कौन से अंकल आ सकते हैं यहाँ? पर जब श्रेया ने अपने बाऊजी को अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो वो पहले तो घबरा गई। बाऊजी, बेबी ठीक तो है ना, आप इतनी रात को? अब सब ठीक है पुत्र जी। वाहेगुरु की कृपा से हम सब की आंखें खुल गई है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया पुत्र जी, और मैं तुझसे माफी मांगने यहाँ चला आया। श्रेया को अब समझ में आया कि उसके पिता के हाथ अपना आप ही क्यों जुड़े हुए हैं। उन जुड़े हुए हाथों को पकड़कर श्रेया ने उन्हें नीचे करते हुए कहा, नहीं बाऊजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? तो क्या करूं मैं पुत्र? तुझे 5 साल तक खुद से दूर रखा मैंने। तू कैसी है, कहाँ है, कैसे अपना गुजारा करेगी, ये सब कुछ नहीं सोचा। अपनी बेटी को अच्छे से जानते हुए भी मैंने किसी और की कही बात मानकर तुझ पर इतना बड़ा अन्याय कर दिया पुत्र जी। जगदीप जी की आंखों में नमी साफ साफ दिख रही थी, बल्कि अब वो अपने बहते हुए आंसुओं को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। निहाल ने इस वक्त घर से बाहर निकलने का फैसला किया और उस कमरे में श्रेया और उसके पिता को अकेला छोड़ दिया। श्रेया ने भी अब अपने बाऊजी को सोफे पर बिठा दिया और उन्हें एक गिलास पानी भी थमा दिया। बाऊजी आप ऐसा मत सोचो, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो ही हुआ है मेरे साथ। इसमें आप या कोई और कुछ नहीं कर सकता था। मैं कुछ देर पहले भी यही सोच रही थी कि उस दिन अगर मैंने रौनक से शादी करके अपना घर सही से बसा भी लिया होता तो भी मेरी किस्मत में आंसू ही होते। मैं उसके साथ शादी करके कभी खुश नहीं रह पाती, लेकिन देखो आज 5 साल बीत गए हैं और मैं खुश हूँ बाऊजी। उस रात को मेरे साथ जो भी हुआ, उस वजह से मैं अपने सीने से आज एक नन्ही सी जान को लगाकर सो पाती हूँ बाऊजी। जगदीप जी ने वंश के बारे में सुनते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर अपने आंसू भी पोंछ लिए। पर कुछ सोचकर एक बार फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन उस नन्ही सी जान को भी मैंने ठुकरा दिया था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब मैं समाज के सच के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ पुत्र जी, मैं सिर्फ अपने परिवार का सच देखना चाहता हूँ। और आज उस सच को देखने के लिए भी मुझे सबसे पहले तेरी माफी की जरूरत है पुत्र। अपने इस बूढ़े बाप को माफ कर दे, जिसने तुझे समझने में गलती कर दी। और सिर्फ यही नहीं, तेरे इस बूढ़े बाऊजी ने तेरी आंखों में बहुत सारे आंसू भी भर दिए हैं। तू चाहे मुझे माफ भी कर दे पुत्र, लेकिन मैं खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर श्रेया अपने पिता को अपने मन में पहले ही माफ कर चुकी थी। इसलिए उसने अपने बाऊजी के मजबूत कंधों पर अपना सर रख दिया और फिर कह दिया, आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है बाऊजी, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप तो मेरे बाऊजी हो, अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ होती। और आपको मैं किसी भी गलती की सजा दे दूं, इतनी बड़ी तो मैं ना आज हूँ बाऊजी और ना कभी बन पाऊंगी। अगर आप मुझे एक बार फिर से अपनी बेटी कहने को तैयार हो तो इसी में मेरी जीत छुपी है। सच कहो तो श्रेया ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की मुसीबतें झेली थी, उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता था। लेकिन श्रेया उन गलतियों के लिए अपने माँ बाप को भला कैसे सजा दे सकती थी? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जब श्रेया ने 100 गलतियां की थी तो हर बार उसके बाऊजी और बेबी ने श्रेया को माफ ही तो किया था ना। परिवार का तो यही मतलब श्रेया जानती थी और यही मतलब वो अपने बेटे वंश को समझाना चाहती थी। इसके बाद श्रेया और उसके बाऊजी कुछ देर यूं ही एक दूसरे के पास पास बैठे रहे।
श्रेया ने अपने बाऊजी के कंधों पर अपना सर टिकाए रखा था और ऐसा करने से जो नरमी का एहसास श्रेया को हो रहा था वो नरमी जैसे श्रेया कहीं भूल ही गई थी और आज उसे एक अरसे बाद उस खुशी का एहसास हो पाया था। श्रेया के बाऊजी भी अब तक काफी शांत हो गए थे और काफी देर यूं ही बैठने के बाद उन्होंने आखिर में कहा, चल पुत्र, तेरी बेबी कहीं नींद से उठ गई तो वो मुझे ढूंढने लगेगी, उससे पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए, मुझे उसका भी तो ख्याल रखना है ना। वैसे तुझसे एक बात कहनी थी पुत्र। श्रेया ने महसूस किया कि उसके बाऊजी जो अक्सर बेबाक होकर बात करते थे, वो अब कुछ कहने से हिचकिचा जरूर रहे थे। क्या हुआ बाऊजी, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। बाऊजी ने श्रेया के माथे पर अब अपना हाथ फेरा और फिर कहा, बड़े ही गुस्से में मैंने तुझसे एक वादा लिया था पुत्र। आज 5 साल हो गए हैं और एक होनहार बच्ची की तरह तूने अपने बाऊजी से किया हुआ वादा तोड़ा नहीं है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तू उस वादे को हमेशा के लिए तोड़ दे। श्रेया समझ रही थी कि उसके बाऊजी अब क्या कहना चाह रहे थे, पर फिर भी वो उनके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। पुत्र जी, मैं चाहता हूँ कि तू अपने घर लौटा। तेरी बेबे तुझसे ये कहना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत इतनी नाजुक हो गई है कि वो यहाँ पर तुझसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन हम दोनों तुझे एक बार फिर अपने कोठी के अंदर हंसते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, इस बार तू अकेली नहीं होगी, क्योंकि तेरे साथ तेरा खुद का पुत्र भी होगा, यानी कि मेरा नाती। पुत्र, तू अपने बेटे को लेकर कोठी लौटा। श्रेया की आंखों से इस बार जो आंसू गिर रहे थे उनमें बहुत सारी खुशियां बसी हुई थी। श्रेया ने सर हिलाकर ही बाऊजी के सवाल का जवाब दे दिया और जगदीप जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। श्रेया झट से अपने बाऊजी के गले लग गई और कहा, मैं जल्द ही आपसे कोठी में मिलूंगी बाऊजी। आप फिलहाल घर जाओ और बेबी से कहना कि मुझे उनके हाथ के पराठे खाने हैं, तो उन्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मुझे पूरा यकीन है पुत्र कि तेरी बेबे इस बात को सुनकर ही ठीक हो जाएगी कि तूने कोठी में लौट आने के लिए हाँ कह दिया है। वो ना जाने कब से तेरा रास्ता देख रही है। श्रेया जानती थी कि उसकी बेबे कितनी इमोशनल थी और श्रेया के मन में भी अब अपने पिता के घर लौटने का उत्साह पैदा हो रहा था। श्रेया के चेहरे पर खिली हंसी चाह कर भी जैसे दूर नहीं होती है। जब बाऊजी बबली के घर के दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने सामने निहाल को खड़ा हुआ पाया। निहाल पिछले आधे घंटे से घर के बाहर ही खड़ा था और श्रेया और उसके बाऊजी को अकेले बात करने दे रहा था। लेकिन अब बाऊजी ने निहाल को देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। निहाल जब अंदर आया और उसने श्रेया के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि आखिर इस कमरे में श्रेया और उसके पिता के बीच क्या बात हुई होगी। श्रेया ने निहाल की तरफ अपने वाइन का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, ये वाइन तो तुम्हें पीनी चाहिए, आखिर ये सब आज तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। निहाल ने श्रेया के हाथ से वाइन का गिलास ले लिया और फिर उससे एक लंबा सिप लेते हुए उसने कहा, चीयर्स। पर अब तुम्हारी बारी, क्योंकि बस तुम इसे डिजर्व करती हो श्रेया। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, पर तुम हमेशा ही इस वाइन के गिलास को और जिंदगी में तुम जो चाहो उस खुशी को डिजर्व करती हो। श्रेया को आज एक बार फिर निहाल के लिए वही महसूस हो रहा था जो कई दिनों पहले महसूस हुआ था। उस रात को जब निहाल और श्रेया का रिश्ता ही नहीं बल्कि उनके जिस्म भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन श्रेया शर्मा गई। पिछली बार के बाद ही दोनों के रिश्ते को लेकर इतनी परेशानी शुरू हो गई थी कि अब जब सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो रही थी तो श्रेया को एक नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी थी। इसलिए उसने अपनी वाइन का गिलास खत्म करते हुए कहा, ओके तो फिर मैं सोने जाती हूँ, हम कल सुबह बात करेंगे। निहाल ने श्रेया को शर्माते हुए देख लिया था पर अब श्रेया की मर्जी समझते हुए उसने उसे जाने दिया। गुड नाइट श्रेया। गुड नाइट निहाल कहकर जब श्रेया अंदर जा रही थी तो आखिरी पल में पलटकर उसने कहा, वैसे तुम अंदर कमरे में सो सकते हो। बिस्तर बड़ा है और हम तीनों के लिए बहुत जगह है, और अगर कल सुबह वंश तुम्हारे बाजू में सोकर उठा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। निहाल ये सुनकर मुस्कुराने लगा और जैसे ही श्रेया कमरे के अंदर चली गई वो खुद भी उसके पीछे पीछे अंदर सोने चला गया। आज कितने दिनों बाद उसका परिवार एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने वाला था।
आज शायद एक बार फिर उत्साह की ही वजह से निहाल को नींद नहीं आने वाली थी। लेकिन उस रात निहाल को बहुत ही अच्छी नींद आई और साथ ही उसकी अगली सुबह भी बहुत मजेदार रही। जैसा कि श्रेया ने कहा था, जैसे ही वंश की नींद खुली और उसने निहाल को अपने पास पा लिया तो वैसे ही उसके लिए पूरा जहां जैसे खुशनुमा सा हो गया। गुलाटी मारते हुए वंश ने निहाल को भी नींद से जगा दिया और फिर दोनों ने काफी मस्ती की। लेकिन मल्होत्रा कोठी में सुबह इस तरह से नहीं हुई थी। कल रात से ही इस घर का माहौल बहुत गमगीन था। कुछ खास रिश्तेदार जैसे नताशा के मामा और मामी कल रात जमुना जी का ख्याल रखते हुए इसी घर में सो गए थे। ऐसे माहौल में जब नताशा सुबह उठी तो पहले पहले उसे याद ही नहीं आया कि कल रात को कितना बड़ा कांड हो गया था। दरअसल नताशा ने इतने सालों से अपने इस बड़े से दिन के सपने बुन लिए थे कि वो आज भी उसी सपने की परछाई में जी रही थी। लेकिन सुबह जब नताशा अपनी बालकनी से बाहर गई तो उसने पाया कि उसके बाऊजी डेकोरेटर से बात कर रहे हैं और डेकोरेटर की टीम के कुछ लोग अब घर के हर कोने से फूलों की मालाएं निकालने लगे थे। इस पल जाकर नताशा को याद आया कि अब ये शादी का घर नहीं है। उसे याद आया कि रौनक के वीडियो की वजह से उन दोनों की शादी अब हमेशा के लिए टूट चुकी है और नताशा के हाथ से उसका सबसे स्पेशल दिन अब छूट चुका है। गुस्से के मारे नताशा ने एक पिलो लेकर उससे अपना चेहरा छुपा दिया और फिर जोर से चीख पड़ी। पिलो की वजह से किसी को भी नताशा की ये चीख सुनाई भी नहीं दी थी, लेकिन सिर्फ नताशा ही जानती थी कि इसके बाद उसे उल्टी सी आ गई और वो अपने बाथरूम में जाकर काफी देर तक अकेली ही रोती रही। आज नताशा पूरी तरह से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी, जैसे वो अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल गई हो। जब कुछ घंटों के बाद नताशा ने हिम्मत की और अपने कमरे से बाहर गई तो उसने पाया कि घर के अंदर का डेकोरेशन अब पूरी तरह से निकल चुका था और ये घर अब एक शादी का घर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। घर में आए हुए कुछ रिश्तेदार अब नताशा से पूछ रहे थे कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन नताशा ने किसी के भी सवाल का ना जवाब दिया और ना ही उसने किसी से भी बात की। आखिर क्या बात करने को रह गया था? यहाँ मौजूद सभी को पता था कि कल क्या हुआ था, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिससे नताशा और भी ज्यादा टूट गई। एक हलचल होने पर जब नताशा ने सर उठाकर कोठी के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां श्रेया खड़ी थी। उसके बगल में उसका बेटा वंश भी खड़ा हुआ था और इसी के साथ नताशा के हाथों से उसकी चम्मच नीचे गिर गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।